Yes, people, a very good evening, guys. I hope, guys, each one of you are doing really great, super great, fantastic, mind blowing, outstanding in your life. ठीक है यारो? So finally we are going to start with another chapter, that is charges. आज वाला क्लास बहुत बड़ा नहीं है बच्चों, बहुत ही छोटा चैप्टर और क्लास भी बहुत छोटा रहेगा. एंड यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल. आपका रिक्वेस्ट मेरे ध्यान में है कि सर हम लोगों के क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लो. आई डिसाइडेड टू टेक 3-4 क्लासेस ऑन क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ओनली. ठीक है ना? इसके अंदर मैं आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर साथ में साइमल्टेनियसली कवर करा दूंगा और कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं खुद आपको लिख के भी बता दूंगा. ठीक है जी? चलो, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गाइज, लेट्स गेट स्टार्ट विथ अब जो चैप्टर नंबर है गाइज, हमारा चैप्टर नंबर अगर मैं किसके हिसाब से बात करूं, बेयर एक्ट के हिसाब से बात करूं, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बात करूं, सो दिस इज चैप्टर नंबर 5. आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 होता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, जो बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के बारे में. रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस सेक्शन नंबर तुम्हारा 77 से लेकर सेक्शन नंबर 87 तक, सेक्शन नंबर 77 से लेकर सेक्शन नंबर 87 तक आपके जितने भी सेक्शन है दे आर डीलिंग विथ चार्जेस. बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आपका पूरा का पूरा चार्जेस चैप्टर लर्न हो जाएगा और एक एक सेक्शन भी आपका लर्न हो जाएगा कि किस सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है. ठीक है? जितने भी बच्चे प्रेजेंट है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो एंड देन वी आर इमीडिएटली गोइंग टू स्टार्ट विद द चार्जेस चैप्टर. जल्दी से आप लोग एक बार क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिख दो जो जो बच्चे प्रेजेंट है. ठीक है? और बच्चों लाइक करो, है ना, सब्सक्राइब करो. चलो, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद चार्जेस चैप्टर की. अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय चार्जेस. चार्जेस को समझने के पहले चार्जेस चैप्टर का रिक्वायरमेंट क्या है इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है? सपोजिंगली आप किसी बैंक से लोन लेते हो, या हम लोगों ने कल पढ़ा था कि सर हम लोग डिपॉजिट इशू करते हैं, तो डिपॉजिट में भी सिक्योर और डिपॉजिट में भी अनसिक्योर. समझ में आ रहा है? तो अगर आपने डिपॉजिट लिया और तुम्हारा डिपॉजिट सिक्योर्ड है तो हमने बोला था विद इन 30 डेज आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी के एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा. तो कल हम लोगों ने पढ़ा था चार्जेस के बारे में. इसके अलावा गाइज अगर आप डिवेंचर इशू करते हो और अगर आपका डिवेंचर सिक्योर है तो भी आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी के एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करना पड़ता है. या सर अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूं तो बैंक का जो लोन होता है इट में भी सिक्योर और इट में भी अनसिक्योर्ड. तो सिक्योर होने का मतलब क्या होता है, हमारी कोई प्रॉपर्टी, हमारी कंपनी की कोई एसेट हमको गिरवी रखनी पड़ती किसके पास, बैंक के पास. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएशन ऑफ चार्ज. लेकिन सब फर्क होता है, सुनना. अगर मैंने क्या किया, मैंने बैंक से पैसा लिया और बैंक से मैंने पैसा लेकर मेरी कंपनी के एसेट इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी बैंक को दिया, दिस इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ चार्ज. ये चैप्टर क्रिएशन ऑफ चार्ज के बारे में बात नहीं करता है. ये चैप्टर क्रिएशन ऑफ चार्ज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है. ये बोल रहा है अगर आपने अपनी एसेट के ऊपर किसी और का इंटरेस्ट क्रिएट करके रख लिया है ना, इन दैट केस आप एक एग्रीमेंट में एंटर हो गए जिसको हम लोन सैंक्शन एग्रीमेंट बोलते हैं. ठीक है? या डिपॉजिट ट्रस्ट डीड आप बोलो तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज. दिस इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज को रजिस्टर करना किसके साथ में, आरओसी के साथ में. यहां से चैप्टर का शुरुआत होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज. दिस चैप्टर डज नॉट टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ चार्ज. चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं ना, ये किसी और लॉ में लिखा है, लेकिन जो चार्ज आपने क्रिएट किया है इसको आरओसी के साथ में रजिस्टर करना पड़ेगा. सर ये कहां पर लिखा है, ये लिखा है बच्चों कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन नंबर 77 से लेके 87 तक इसके सारे प्रावधान है. जल्दी से बताओ क्या आपको यस 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 है ना, वेदांत, वैभव, सुजाता, हिमांगी, वेरी गुड. तो यहां पर हम लोग पटापट सारी बातों के डील करते हैं. यहां से मैं थोड़ा इससे भी ज्यादा समराइज नोट्स ओपन कर लेता हूं. तो कंपनी ने क्या किया, अपना प्रॉपर्टी दिया इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, किसको, बैंक को. दिस प्रॉपर्टी में भी मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है, और सिचुएटेड इन इंडिया भी हो सकती है, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है. अबे रशिया में तुम्हारी है प्रॉपर्टी और तुमने क्या किया, बैंक को दिया सर इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी. सर उसके ऊपर भी चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा. बेटा फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी प्रॉपर्टी किधर की है, लेकिन तुमने अगर उसको बैंक के पास गिरवी रखा होगा तो आपको उसके ऊपर भी चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है बच्चों? तो एनी बैंक, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो भी लेंडर ऑफ मनी होगा आपको चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ेगा. क्वेश्चन आता है सर चार्ज जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, मतलब देयर आर मेनी टाइप्स. 3 तो मैं बता रहा हूँ. एक होता है मॉर्गेज. मॉर्गेज मतलब अगर आप प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या रख रहे हो, गिरवी रख रहे हो इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, दिस इज कॉल्ड मॉर्गेज. सर लेकिन मैं मूवेबल प्रॉपर्टी को रख रहा हूं
तो इट इज ईदर कॉल्ड प्लेज और ईदर कॉल्ड हाइपोथिकेशन। सर प्लेज और हाइपोथिकेशन में फर्क क्या होता है? बड़ा सिंपल सा फर्क है। अगर तुमने एक एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी, तो जब घर में है सोना तो काहे को रोना, मुकुट गोल्ड फाइनेंस, समझ में आ रहा है क्या? मतलब आप अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, वो सामने वाले को पोजीशन दे दो, सामने वाले को आप पोजीशन दे दो अपने गोल्ड का, और सामने वाला आपको क्या दे देगा? लोन दे देगा। दिस इज कॉल्ड प्लेज। लेकिन अगर मानो मैंने कार परचेस की और कार परचेस करने के लिए मैंने बैंक से लिया लोन, दिस इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। अब यहाँ पे जो कार मैंने परचेस की वो थोड़ी ना मैं गिरवी रखूंगा, वो तो मैंने खुद के लिए ली ना। हाँ, लेकिन अगर मैंने कल जाके बैंक का पैसा रिपे नहीं किया, इन दैट केस बैंक हैव राइट कि वो मेरी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं। बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या आपको तीनों का बेसिक डिफरेंस समझ में आया क्या? मॉर्गेज इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इधर प्लेज और इधर हाइपोथिकेशन। सर प्लेज हम लोग कब बोलेंगे? जब हम पोजीशन दे रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, और जब हम लोग पोजीशन ट्रांसफर नहीं कर रहे तो उसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। जल्दी से बताओ, क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि सर अगर मैंने मेरे कंपनी के अंदर चार्ज क्रिएट किया है, मतलब आई क्रिएटेड इधर प्लेज, इधर हाइपोथिकेशन, इधर लियन, लियन मतलब प्रॉपर्टी मेरा है लेकिन पोजीशन किसी और के पास है, समझ में आ रहा है क्या? सो इन दैट केस हम क्या कर रहे हैं? हमारी कंपनी के एसेट के ऊपर किसी और पार्टी का इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड चार्ज। दिस इज चार्ज। चार्ज इज व्हाट? क्रिएटिंग इंटरेस्ट ऑफ अदर पर्सन इन द एसेट ऑफ द कंपनी, दिस इज कॉल्ड चार्ज। अब चार्ज के लिए सबसे बेसिक कुछ बातें हम लोगों को पता होना चाहिए कि सर चार्ज को रजिस्टर करना क्यों जरूरी है, चार्ज को रजिस्टर करना क्यों जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं चार्ज को रजिस्टर नहीं करूंगा, ठीक है, तो मैंने मेरी एक प्रॉपर्टी किसी बैंक को दिया, लोन लिया, सेम प्रॉपर्टी में दूसरे बैंक को दे रहा हूं, लोन ले रहा हूं, तीसरे बैंक को मैं सेम प्रॉपर्टी दे रहा हूं, लोन ले रहा हूं, तो प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है? आप हर एक बैंक के साथ में फ्रॉड करते चले गए, सेम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपने मल्टीपल लोन उठा लिए। तो इसलिए बोलते हैं एक बार आपका चार्ज रजिस्टर हो जाता है, जिस दिन आपका चार्ज रजिस्टर हो गया माना जाएगा, उस दिन से जितने भी लोग आपके कंपनी के साथ में डील कर रहे हैं, दे आर अवेयर कि ये प्रॉपर्टी किसी और का इंटरेस्ट क्रिएटेड है। द मोमेंट आपने क्या किया, एज गुड एज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका एंगेजमेंट हो गया तो इट इज नॉट अप्रूव, शादी हो गया तो लड़की मंगलसूत्र घूम के फिरते हैं ना, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कि ये किसी और के साथ में कमिटेड है। वैसे ही द मोमेंट आपका चार्ज क्रिएट हो जाता है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। किसके ऊपर? आरओसी के अंदर। अगर आप चल जाओ सीधा सीधा mca.gov.in, www.mca.gov.in पे चल जाओ, वहां पर आपको अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लॉगिन आईडी आप क्या करो, क्रिएट करो। जैसे ही आप लॉगिन आईडी क्रिएट कर लो, एमसीए सर्विसेज के अंदर चल जाओ और वहां पर व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट में चल जाओ, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट। और जैसे आपने व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट को क्लिक किया, आपको कुछ नहीं करना है, सामने वाले कंपनी का नाम लिखना है। द मोमेंट यू राइट द नेम ऑफ द कंपनी, आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, 100 रुपीज। 100 रुपीज पे कर दोगे, आप उस कंपनी के सारे किस किस प्रॉपर्टी पे कंपनी ने लोन लिया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। तो आपको चार्जेस की सारी डिटेल मिल जाएगी। तो इसलिए माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति कंपनी के साथ में डील करता है और कंपनी की किसी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, तो ये बात माना जाएगा एवरी पर्सन हु इज डीलिंग विद द कंपनी अवेयर अबाउट द फैक्ट द प्रॉपर्टी इज इन चार्ज। जल्दी से बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज रजिस्ट्रेशन करने की वजह से पब्लिक को पता चल जाता है प्रॉपर्टी किसी और के फेवर में इंटरेस्ट कर चुकी, कंपनी किसी और के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट कर चुकी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो चार्ज रजिस्टर करने का ड्यूटी किसका है? लोन किसको चाहिए था? कंपनी को। तो चार्ज रजिस्टर करने का ड्यूटी किसका है? प्रॉपर्टी किसका है? कंपनी का। तो आइडियली चार्ज रजिस्टर करने का ड्यूटी किसका होना चाहिए? सर चार्ज रजिस्टर करने का ड्यूटी कंपनी का होना चाहिए। तो सेक्शन 77 बताता है कि चार्ज रजिस्ट्रेशन करने का ड्यूटी कंपनी का है। तो कंपनी को एक टाइम लिमिट दे दिया कि आप इस टाइम के अंदर क्या करो, चार्ज रजिस्टर करो। लेकिन कंपनी ने अगर इस टाइम के अंदर चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, लॉस किसका हो रहा है? चार्ज होल्डर का। जो बैंक लोन दे रही है ना, उसको बोलते हैं चार्ज होल्डर, जिसके फेवर में क्या बोला, सिक्योरिटी दिया है जिसको। तो अगर कंपनी कुछ समय के अंदर चार्ज क्रिएट नहीं कर पा रही, सेक्शन 78 बोलता है कि चार्ज होल्डर खुद जाके रजिस्टर करवा सकता है चार्ज को। चार्ज होल्डर खुद जाके रजिस्टर करवा सकता है। और मानो आप लोग लोन ले रहे हो, कल जाके लोन का टेन्यूअर चेंज होता है, लोन का अमाउंट चेंज होता है, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, तो एनी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग चार्ज इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के लिए जो सेक्शन एप्लीकेबल है, सेक्शन नंबर 79। बच्चों 4 सेक्शन मैंने आप लोगों को बताया, सी वेरी सिंपल।
सर चार्ज क्रिएट करने का ड्यूटी किसका है? कंपनी का। चार्ज क्रिएट करना किस सेक्शन में लिखा है? 77 में। कंपनी ने किया तो खुद चार्ज होल्डर चार्ज को रजिस्टर कर सकता है, सेक्शन नंबर 78। सर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाते हैं चार्ज में, सेक्शन नंबर 79। और सर जिस दिन चार्ज रजिस्टर हो गया सारी पब्लिक को पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का इंटरेस्ट क्रिएटेड है, सेक्शन नंबर 80। क्या आपको 4 सेक्शन बच्चों समझ में आया? जल्दी बताओ यस और नो। देखो सेक्शन का हेडिंग अगर अभी समझ में आ रहा होगा ना, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सारा सेक्शन लर्न कर लेंगे। सबसे पहला, चार्ज रजिस्टर करने का ड्यूटी किसका है? कंपनी का, सेक्शन नंबर 77। चार्ज अगर कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया तो चार्ज होल्डर, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन खुद रजिस्टर कर लेगी, सेक्शन नंबर 78। सर जो चार्ज क्रिएट किया है ना उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुआ है सर, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, सेक्शन नंबर 79। और द मोमेंट आपका चार्ज रजिस्टर हो जाता है पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिल जाती है द प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का इंटरेस्ट क्रिएटेड है, सेक्शन नंबर 80। जल्दी से बताओ क्या आपके 4 सेक्शन लर्न हुए कि नहीं हुए? एटलीस्ट हेडिंग लर्न हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपका हेडिंग लर्न है आगे वाले कंटेंट की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले डील कर रहे हैं बच्चों सेक्शन नंबर 77, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 77 क्या बोलता है? ड्यूटी ऑफ, ड्यूटी मतलब ऑब्लिगेशन, दायित्व जिसको मैं बोलता हूं, ठीक है। तो किसका दायित्व है, किसका ड्यूटी है कि चार्ज को रजिस्टर करना चाहिए और कितने समय के अंदर करना चाहिए? तो आप बच्चों खुद होके बता दो, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू रजिस्टर चार्ज? प्राइमरली हु इज रिस्पॉन्सिबल टू रजिस्टर द चार्ज? कंपनी। अच्छा, टाइम लिमिट, कंपनी कितने समय के अंदर चार्ज रजिस्टर करेगी? तो बच्चों कंपनी को समय दिया है आपको 30 डेज के अंदर, जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ था उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है? चार्ज रजिस्टर करना है। लेकिन सर किस कारणवश हम लोग 30 दिन के अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं कर पाए? इन दैट केस अगर 30 दिन में आप चार्ज को रजिस्टर नहीं किए ना तो फिर 60 डेज के अंदर कर लो। सर 60 डेज का मतलब कितना? एडिशनल 30 डेज। एडिशनल 30 डेज, पहले तो 30 डे में करो, नहीं हो रहा है तो 60 डेज में करो। लेकिन एक पंगा है, क्या? अगर आप 30 डेज में रजिस्टर कर लेते थे तो आपको सिर्फ नॉर्मल फीस पे करनी पड़ती थी। अब 30 डेज में आपने रजिस्टर नहीं किया तो इसके लिए आपको चाहिए एक्सटेंशन। और सर ये एक्सटेंशन देने की पावर किसके पास है? आरओसी के पास। अच्छा, आरओसी को जब एक्सटेंशन दोगे तो आपको नॉर्मल फीस के साथ में क्या देना पड़ेगा? एडिशनल फीस, मतलब एक्स्ट्रा फी देना पड़ेगा क्योंकि आप लेट कर रहे हो फाइलिंग में। अच्छा सर एडिशनल फी दे देंगे, साथ में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हम लोग चार्ज रजिस्टर तो लेट कर रहे लेकिन किसी का राइट अफेक्ट नहीं होगा। वो बहुत टेक्निकल चीजें मैं बाद में बताऊंगा। नॉट अफेक्टिंग राइट ऑफ एनी चार्ज होल्डर। ये क्या होता है? टेक्निकल है थोड़ा सा कि भाई हमारा चार्ज रजिस्ट्रेशन होने में लेट हो रहा है बट किसी चार्ज होल्डर का राइट अफेक्ट नहीं होगा। बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या आपको बेसिकली ये बात समझ में आया क्या कि सर चार्ज मस्ट बी रजिस्टर विद इन 30 डेज। अगर 30 दिन के अंदर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो नेक्स्ट 30 डेज में, मतलब विद इन 60 डेज। और सर अगर 60 डेज में भी अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ, कोई चिंता मत करो, आपको फिर से लगेगा एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन कौन देगा? आरओसी। कितने दिन का दे सकता है? फर्दर 60 डेज। गाइस सुनो, फर्दर 60 डे का मतलब क्या है? फर्दर एडिशनल 60 डे मतलब टोटल आपको एक्सटेंशन कितने दिन तक का मिल रहा है? 120 डेज। पहले तो 30 दिन में नॉर्मल फी है, नहीं हुआ तो अगले 30 दिन में नॉर्मल फी प्लस एडिशनल फी प्लस डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा आरओसी को। आरओसी की इच्छा, वो चाहे तो एक्सटेंशन देगा, नहीं तो नहीं देगा। अगर सर 60 डेज के अंदर भी चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो आपको एडिशनल 60 डेज, मतलब टोटल कितने दिन हो गए? 120 दिन मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको नॉर्मल फीस देना पड़ेगा प्लस एडिशनल फीस देना पड़ेगा प्लस एड वॉलरम फीस देना पड़ेगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय एड वॉलरम फीस? जितना बड़ा चार्ज है ना उसका परसेंटेज निकलता है। तो बड़ा चार्ज है, 500 करोड़ का चार्ज है तो उसका परसेंटेज ज्यादा निकलेगा। सर 100 करोड़ का चार्ज है, थोड़ा कम निकलेगा। सर 100 क्या बोल सकते 50 लाख का है, और भी कम निकलेगा। 1 लाख का है तो फीस बेस अपॉन वैल्यू ऑफ चार्ज क्रिएटेड, कितने बड़ा वैल्यू का चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है फीस। दैट फीस कॉल्ड एड वॉलरम फीस। तुम लोगों ने कस्टम ड्यूटी के अंदर भी पढ़ा होगा, कस्टम एक्ट के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है बच्चों? पहला क्वेश्चन, किसका ड्यूटी है? किसका ड्यूटी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे किसका ड्यूटी है? कंपनी का ड्यूटी है। कितने दिन में चार्ज रजिस्टर करना चाहिए? 30 दिन के अंदर। किस फीस के साथ में? नॉर्मल फीस के साथ में। नहीं कर पाए तो एप्लीकेशन करो फॉर एक्सटेंशन, आपको 60 डेज तक का एक्सटेंशन मिल सकता है। सर 60 डेज में भी नहीं कर पाए तो फिर फर्दर 60 डेज आरओसी एक्सटेंशन पर इस बार लगेगा एड वॉलरम फीस। पढ़ लो एक बार, ठीक है।
प्राइमरली ड्यूटी किसका है, ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी टू क्रिएट द चार्ज टू रजिस्टर, जो भी चार्ज क्रिएटेड है उसको रजिस्टर करवाना, एंड इट इज साइन बाय कंपनी एज वेल एज चार्ज होल्डर, दोनों लोग उस फॉर्म को साइन करते हैं। उसके बाद में टाइम लिमिट बच्चों कितने, विद इन 30 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, जिस दिन आपका चार्ज क्रिएट हुआ है वहां से 30 डेज के अंदर आपका चार्ज क्या हो जाना चाहिए सर, रजिस्टर हो जाना चाहिए। ठीक है, 30 डेज के अंदर चार्ज रजिस्टर हो जाना चाहिए सर। अब क्वेश्चन आता है, चार्ज अगर रजिस्टर कर रहे हो तो देयर इज अ फॉर्म, एक होता है CHG1, चार्ज का फॉर्म है भाई CHG1, लेकिन चार्ज डिबेंचर के फेवर में आप रजिस्टर कर रहे हो तो फॉर्म है CHG9। बच्चों आप एक काम करो, सिर्फ फॉर्म नंबर लिख लो, आपके पास पेन पेपर होगा तो। फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज एक तो फॉर्म बनता है तुम्हारा CHG1 या फिर फॉर्म बनता है आपका CHG9। सर अगर मेरा 30 डेज में चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो प्रोविजो बोलता है ROC में अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद इन 60 डेज, 30 डेज के आगे 30 डेज, विद इन 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज, प्रोवाइडेड आपके पास सफिशिएंट रीजन होना चाहिए, आपको एडिशनल फी देना पड़ेगा, प्लस आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और अगर कंपनी फेल टू रजिस्टर चार्ज विद इन 60 डेज, 60 डेज में भी तुम चार्ज रजिस्टर नहीं कर पाए, इन दैट केस ROC में अलाउ एक्सटेंशन प्रोवाइडेड फर्दर 60 डेज, फर्दर मतलब अब टोटल 120 डेज हो गए। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको सबसेक्शन 1 और सब पूरे क्लॉजेस समझ में आए क्या, यस और नो? वेरी गुड है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर इफ चार्ज इज रजिस्टर्ड, इफ चार्ज इज रजिस्टर्ड तो आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ, आपने दिया CHG1 वो देगा CHG2, मतलब यू हैव गिवन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, दे विल गिव यू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। कौन सा फॉर्म है, CHG2। और अगर आपको एक बार CHG2 मिल जाता है, इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आपने लॉ का कंप्लायंस करके प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ है, यू हैव कंप्लाइड द लॉ। तो सी जैसे ही आपने CHG1 किया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, इसको मैंने लिखा है COR, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच चार्ज, आपको मिलता है इन फॉर्म नंबर CHG2। सर ये कौन देता है, ROC देगा ऑफकोर्स, और ये एक कंक्लूसिव एविडेंस है, मतलब नो वन कैन चैलेंज इट, नो वन कैन चैलेंज इट। व्हाट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 सेक्शन नंबर 77 से लेके सेक्शन नंबर 87 विथ रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इज कंप्लाइड, कि आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस से लेके जो भी प्रोसीजर था ना वो पूरा कंप्लाई किया है, तभी जाके हमने आपको क्या दिया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब आप बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझो कि क्या होता है कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस मींस समथिंग दैट कैन नॉट बी चैलेंज फर्दर। एग्जांपल के तौर पे सपोजिंगली एक मोहतरमा है गाइस, एक मोहतरमा है, इस मोहतरमा की हो गई शादी, और शादी के बाद में हुआ एक छोटा सा रिजल्ट, है ना, इट्स ओके, कैन यू चैलेंज इट, आंसर इज नो। आप चैलेंज, अरे कैसे क्या हो गया तेरे को, नहीं, यू कैन नॉट चैलेंज। अब एक दूसरी मोहतरमा है, बेटा इसकी शादी हुई क्या, इसकी शादी नहीं हुई, लेकिन इसको भी रिजल्ट आ गया। अब बेबी आ गया तो तुम ये बोलोगे हाँ ऐसा कैसा ऐसा कैसा, अरे इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस, एक बार आ गया मतलब आ गया, दैट्स इट, यू कैन नॉट चैलेंज फर्दर। नहीं ये आ ही नहीं सकता, अरे आ गया है, दैट्स इट, वी हैव टू एक्सेप्ट। एग्जैक्टली, अगर एक बार सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज आपको मिल जाता है, फिर भले ही उसके अंदर थोड़ी कमियां क्यों ना हो कंप्लायंसेस के अंदर, यू कैन नॉट चैलेंज इट, यू कैन नॉट चैलेंज इट। बहुत ही बकवास वाला एग्जाम्पल लेके मैंने आप लोगों को समझाया, बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड, है ना। चलो वही मेन होता है, एटलीस्ट इस स्टोरी को याद रख के आप लोग पॉइंट को याद रख लेना, ठीक है। और लास्ट वाला क्या बात बोलता है, सर अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुनना, तुम्हारा चार्ज रजिस्टर करने का था ना, बोले हाँ, तो ये कंपनी है, इसने लिया किससे, बैंक से लोन, बैंक से लोन लेने के बाद में ROC के साथ में क्या करना था, चार्ज को रजिस्टर करना था, चार्ज हमने रजिस्टर किया ही नहीं, लेकिन इस कंपनी को डोंट यू थिंक मैंने एसेट तो दिया इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, बोले हाँ। अगर कल जाके कंपनी डिफॉल्ट करती है, कंपनी डिफॉल्ट करती है, पेमेंट नहीं करती है, बैंक क्या करेगी, बैंक बोलेगी मैं इस एसेट को सेल कर रही। जैसे ही तुम एसेट को सेल करने जाओगे, बैंक के तोते उड़ जाएंगे। क्यों, बैंक को पता चला कि भाई किसी और व्यक्ति का इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएटेड है, मतलब अनदर पर्सन, उसका भी, उससे भी सेम प्रॉपर्टी के ऊपर एसेट लिया था, लेकिन उसका चार्ज कर दिया रजिस्टर्ड और आपका चार्ज रजिस्टर नहीं किया, तो भले ही आप सिक्योर हो, आप सिक्योर्ड हो, बट आपको अनसिक्योर ट्रीट करा जाएगा। मतलब आपको बोला चल उठ रे ढोकले,
पीछे जाके बैठ। अनसिक्योर क्रेडिट, कभी भी पेमेंट देने का बात आता है ना, पहले गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, एसेट को सेल करके लायबिलिटी पे करते हैं ना, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, फिर वर्कर को पैसा मिलता है, फिर बेटा सिक्योर लोगों को पैसा मिलता है, और उसके बाद में अनसिक्योर क्रेडिटर को पैसा मिलता है, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, और उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। तो भले ही आप सिक्योर की कैटेगरी में हो, क्योंकि आपका चार्ज रजिस्टर नहीं है, आपको हम लोग सिक्योर ट्रीट नहीं करेंगे, आपको हम अनसिक्योर ट्रीट करेंगे। समझ में आया क्या बच्चों? तो ऑल्दो योर चार्ज इज रजिस्टर बट विल नॉट कंसिडर यू एज अ सिक्योर क्रेडिटर, विल कंसिडर यू अनसिक्योर क्रेडिटर। लिक्विडेटर भी आपको अनसिक्योर लिक्विडेटर मानेगा। मतलब सर क्या बैंक पैसा वसूल नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन लिक्विडेटर के लिए आप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो, अदर क्रेडिटर के लिए आप प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर नहीं हो। बच्चों क्या आपको ये वाला बात समझ में आया क्या? बच्चों सेक्शन नंबर 77 वी आर डन एंड डस्टेड। पूरा सेक्शन बिना देखे बताओ, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स याद होने चाहिए। सबसे पहले सबसेक्शन 1 बोलता है किसका ड्यूटी है चार्ज रजिस्टर करने का? कंपनी का। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। नहीं हुआ अनदर 30 डेज एडिशनल फी के साथ में। नहीं हुआ फर्दर 60 डेज, मतलब टोटल 120 डेज विथ एट वेडोलम फ्रीज, प्लस आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपका चार्ज रजिस्टर हो जाता है यू विल गेट अ सर्टिफिकेट एंड दैट सर्टिफिकेट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। एंड लास्ट में क्या बोला है? इफ चार्ज इज नॉट रजिस्टर योर चार्ज इज वॉइड। वॉइड उसकी कोई वैल्यू नहीं किसके आंखों में? लिक्विडेटर एंड अदर क्रेडिटर, बट इट इज वैलिड अगेंस्ट कंपनी। कंपनी ये नहीं बोलेगी नो आई एम नॉट लाइबल टू पे यू, व्हाई? बिकॉज योर चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड। ढोकले तेरे वजह से रजिस्टर नहीं हुआ है ना, तो यू मस्ट पे। समझ में आएगा बच्चों? बोलो यस और नो, यस और नो। यस, सॉर्टेड एकदम आराम से इजी है। गाइज वी आर डन विद सेक्शन नंबर 77। सेक्शन नंबर 77 पे हमको समझ में आ गया कि भाई साहब ड्यूटी तो कंपनी का है, लेकिन कंपनी ने नहीं चार्ज रजिस्टर किया तो फटके किसके हाथ में आएंगे? चार्ज होल्डर के। तो बेटा चार्ज होल्डर के पास भी प्रावधान दिया हम लोगों ने सेक्शन नंबर 78 के अंदर। ये टाइम लिमिट आपको समझ में आ गया? विद इन 30 डेज नॉर्मल फी, उसके बाद में 60 डेज मतलब एडिशनल 30 डेज के लिए एडिशनल फीस, और आगे 120 डेज नॉर्मल फी एडिशनल फीस प्लस एड वैलोरम फी। आपको एप्लीकेशन देना चाहिए, सफिशिएंट क्लॉज होना चाहिए, रीजन बताना पड़ेगा क्यों लेट फाइलिंग हो रहा है, और एक डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, और वो डिक्लेरेशन क्या होता है अब मैं बता सकता हूं आप लोगों को। देखो क्या हुआ, कंपनी ने बैंक 1 से लिया लोन और इसको दी एक प्रॉपर्टी एसेट गिरवी रखी। ये लोन लिया 1 जनवरी को, ठीक है, और सर इसको रजिस्टर किया क्या? इसको रजिस्टर नहीं किया। कंपनी ने इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी बैंक 2 से भी लोन लिया। ये मानो आईसीआईसीआई मतलब आईसीआईसीआई है और ये एचडीएफसी है। एचडीएफसी कब लोन लिया आपने? 1 फरवरी में। इससे कम लिया आपने इन द मंथ ऑफ जनवरी। फेब्रुवरी में जो लोन लिया ना, इसको भी सेम एसेट ही गिरवी रखी, लेकिन इसके फेवर में रजिस्टर कर दिया, इसके फेवर में चार्ज रजिस्टर कर दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूं हियर चार्ज क्रिएटेड फर्स्ट और चार्ज क्रिएटेड लेटर। तो क्रिएट कौन सा फर्स्ट हुआ है? सर क्रिएट तो आईसीआईसीआई बैंक का फर्स्ट हुआ है और एचडीएफसी का बाद में हुआ है। बट अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन जिसका क्रिएशन बाद में हुआ है, रजिस्टर फर्स्ट हो गया, रजिस्टर पहले हो गया, और इसका रजिस्टर लेटर। तो जब आप इसके अंदर देते हो डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन क्या? किसी और चार्ज होल्डर के राइट अफेक्ट नहीं हो गए हमारे लेट रजिस्ट्रेशन की वजह से। बच्चों लॉजिक समझ में आया क्या? जो भी इंटरवेलिंग क्रेडिटर्स है, मतलब हमारे बाद में जो भी नए क्रेडिटर आए ना, इनके राइट अफेक्ट नहीं होगी जस्ट बिकॉज हमारा चार्ज लेट रजिस्टर हो रहा है। लॉजिकली समझ में आया क्या? सर इफ कंपनी फेल टू रजिस्टर द चार्ज एंड द क्रेडिटर रजिस्टर इट, सो डन क्रेडिटर नीड टू पे द फीस। ऑफ कोर्स क्रेडिटर नीड टू पे। अगर सपोजिंगली वही अब नेक्स्ट सेक्शन है ना कि बैंक खुद चार्ज रजिस्टर कर लेती है, बाद में वो पैसा किससे वसूल करेगा? कंपनी से, क्योंकि ड्यूटी किसका था? कंपनी का। किया किसने? इसी को हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ा था बच्चों, एक नाम था क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर। समझ में आ रहा है क्या? चार्ज क्रिएट करने का ड्यूटी किसका है? कंपनी का।
किसने क्रिएट किया? बैंक ने रजिस्टर किया। किसके बिहाफ में? कंपनी के। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्टेड था। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट याद आ रहा है क्या? यस और नो? सुजाता, आई होप यू गॉट द पॉइंट, है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों तुम्हारा सेक्शन नंबर 77 डन एंड डस्टेड। सेक्शन नंबर 78, सेक्शन नंबर 78 क्या बोलता है बच्चों? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर। ये लाइन लिखा नहीं है, मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज अगर हो गया, सेकंड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, फालतू वाला लग रहा है। तो पहले था कि कंपनी का ड्यूटी है टू रजिस्टर द चार्ज। सेक्शन नंबर 78 बोलता है अगर कंपनी खुद रजिस्टर नहीं करती है तो खुद चार्ज होल्डर भी रजिस्टर कर सकता है, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन, पहले 30 दिन का समय कंपनी को दो। कंपनी अगर 30 दिन में अपना दायित्व नहीं निभा रही है, फिर आप जाके चार्ज रजिस्टर करो। तो इसका प्रोसीजर कैसे, सुनो। कंपनी का ड्यूटी था कि कंपनी ने जाना चाहिए था आरओसी के पास। जैसे ही कंपनी किसके पास जाता था? आरओसी के पास चार्ज रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। आरओसी क्या करता था? आपको सर्टिफिकेट इशू कर देता था कि आपका चार्ज रजिस्टर हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का सर्टिफिकेट। आपने फॉर्म कौन सा दिया? CHG 1 या CHG 9। नॉर्मल के लिए 1 है, डिबेंचर के लिए 9 है। आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज मिला CHG 2 के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर अगर कंपनी ने चार्ज रजिस्टर नहीं किया, कंपनी ने CHG 1 या CHG 9 जो फॉर्म फाइल करना था नहीं किया, क्या आपको CHG 2 मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? क्या चार्ज रजिस्टर होगा? क्या नहीं होगा? फिर ऐसे केस में कंपनी ने लोन किससे लिया? कंपनी ने लोन लिया था बैंक से। तो खुद बैंक जाएगी आरओसी के पास, फॉर्म फाइल करेगी, कौन सा? सेम CHG 1 या CHG 9। लेकिन बैंक को जाने का अधिकार कब आता है? कंडीशन नंबर 1, इफ कंपनी फेल टू रजिस्टर द चार्ज। विद इन 30 डेज। अगर कंपनी ने 30 दिन के अंदर चार्ज रजिस्टर नहीं किया, देन ओनली बैंक कैन गो। और बैंक जाएगा तो आरओसी सीधा सीधा आपको सर्टिफिकेट नहीं दे देगा। क्यों? ऐसे तो कोई भी बैंक आके बोलेगी सतीश भाईती ने मेरे से लाखों करोड़ों का लोन लिया, मैं बोलूंगा रितेश अंबानी बोल रहा हूँ, सॉरी रितेश अग्रवाल सर है अपने, मुकेश अंबानी ने क्या किया? चार्ज लिया। ऐसे वाले केस में आरओसी नोटिस इशू करेगा, कंपनी को पूछेगा क्या सच्ची में, शो कॉज नोटिस, क्या आपने सच्ची में चार्ज लिया, लोन लिया हुआ है, एंड व्हाई चार्ज शुड नॉट बी रजिस्टर। बताओ, कारण बताओ कि चार्ज क्यों रजिस्टर नहीं होना चाहिए आपके बिहाफ में। कंपनी एक तो बोलेगी डोंट वरी, आई विल रजिस्टर द चार्ज। कंपनी बोलेगी मैं खुद रजिस्टर कर दोगे, आप उसके तरफ से रजिस्टर मत करो। या फिर कंपनी देंगे रीजन वाई चार्ज शुड नॉट बी रजिस्टर। कंपनी रीजन देगी चार्ज क्यों नहीं, बोले अरे मैंने लिया ही नहीं है लोन, फालतू वाली बातें कर रहा है, फ्रॉड वाला केस है, ठीक है। तो जो भी अगर बोल दिया कि मैं रजिस्टर करूंगा तो उसको करने दो, या फिर रीजन देगी, और ये बात आपको आरओसी बैंक को इन्फॉर्म करना है। बट सर अगर 14 दिन का टाइम दिया था हमने, 14 डेज का टाइम दिया था, 2 हफ्ते का टाइम दिया था, कंपनी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, नो रिप्लाई, कंपनी ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, तो फिर हियर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस। इट इज अगेंस्ट द जनरल रूल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। साइलेंस इज नॉट इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस, लेकिन यहाँ पे बोला है इफ यू आर क्विट, बराबर, तो इन दैट केस विल कंसिडर योर साइलेंस इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? CHG 2 मिल जाएगा, CHG 2 कि आपका चार्ज रजिस्टर हो गया है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, पूरा प्रोसीजर समझ में आया आप लोगों को? प्रोसीजर नंबर 1, कंपनी फेल टू रजिस्टर दी चार्ज। पॉइंट नंबर 2, बैंक चार्ज होल्डर खुद जाके चार्ज को रजिस्टर करेगा। पॉइंट नंबर 3, शो कॉज नोटिस देंगे। पॉइंट नंबर 4, एक तो रीजन बताएगा। पॉइंट नंबर 5, या फिर खुद रजिस्टर करूंगा बोल देगा, उसको नोट डाउन कर लेने का, सामने वाले को बता देने का। बट अगर पॉइंट नंबर 6 कुछ भी नहीं आया रिप्लाई, पॉइंट नंबर 7 आप खुद चार्ज को रजिस्टर कर दो और दोनों को बता दो, दैट्स इट। सो गाइस वी आर डन विद अनदर सेक्शन। सेक्शन नंबर 78 क्या बोलता है? चार्ज होल्डर में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। कंडीशन क्या है? वेयर द कंपनी फेल टू रजिस्टर चार्ज विद इन 30 डेज। कंपनी ने 30 दिन के अंदर क्या नहीं किया? चार्ज को रजिस्टर नहीं किया अंडर सेक्शन 77। इन दैट केस अ पर्सन इन हुज फेवर चार्ज इज क्रिएटेड, उसको बोलते हैं चार्ज होल्डर, मे अप्लाई, इच्छा है तो अप्लाई करो, नहीं करना है तो योर चार्ज इज वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर। समझ में आ रहा है?
उसके बाद में प्रोसीजर क्या है, आरओसी ऑन सच एप्लीकेशन विद इन 14 डेज आफ्टर द गिविंग नोटिस, 14 दिन का नोटिस देगा और पूछेंगे व्हाई चार्ज शुड नॉट बी रजिस्टर। तो कंपनी बोलेंगी एक तो मैं खुद रजिस्टर कर लेती हूँ, या फिर रीजन बताएगी व्हाई चार्ज शुड नॉट बी रजिस्टर। उसके बाद में जो भी आपका क्या आया खर्चा हुआ, किसको, बैंक को चार्ज रजिस्ट्रेशन करने का, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस टू बी रिकवर फ्रॉम कंपनी वेयर द रजिस्ट्रेशन इज अफेक्टेड, किसने दिया है, डन किया है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ द चार्ज होल्डर ही शैल एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम कंपनी, क्या, एडिशनल फी एड वैलोरम फीस, नॉर्मल फी तो वैसे भी करेगा लेकिन 30 डेज के बाद जा रहा है तो एडिशनल फी आएगा ना, एडिशनल फी एड वैलोरम फी जो भी होगा ही विल रिकवर फ्रॉम होम कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, आरओसी के साथ में। बच्चों क्या 2 सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया, जल्दी से बताओ यस और नो, यस और नो, डन, सॉर्टेड, यस सर। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 79 शुरू खत्म। क्यों, ये 2 ही बातें करता है, ये बोलता है सेक्शन नंबर 77 है ना, इट अप्लाई इन 2 अदर केसेस, सेक्शन नंबर 77 अप्लाई इन सर्टेन केसेस। सर व्हाट इज सेक्शन नंबर 77, चार्ज क्रिएटेड मस्ट बी रजिस्टर विद इन 30 डेज, इफ अनेबल टू रजिस्टर विद इन 60 डेज, इफ अनेबल टू रजिस्टर विद इन फर्दर 60 डेज, 120 डेज का टाइम, पूरा सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। कब, 2 केसेस में। अगर आप क्या कर रहे हो, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज कर रहे हो, मतलब सर आप टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ चार्ज को चेंज कर रहे हो, या वॉट एवर द रीजन बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप लोग चेंज कर रहे हो, टेन्योर को चेंज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। या फिर आप एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, इज अ टेक्निकल पॉइंट। ये क्या बोलता है सुनो, देयर इज अ कंपनी 1 रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने HDFC बैंक से लिया है लोन, कितना, 10 करोड़ का, और उनको एक प्रॉपर्टी दी है जिसका वैल्यूएशन है 25 करोड़, 25 करोड़ बोलकर एक प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी बोलकर दी है। अब सेम प्रॉपर्टी सेल कर दी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने, किसको, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। तो क्या मैं बोल सकता हूं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक्वायर अ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, एक्वायर प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, जिसके ऊपर किसी और का इंटरेस्ट है, उस प्रॉपर्टी को तुमने लिया है। यू गॉट मैरी विद अ गर्ल, जिसका लफड़ा किसी और के साथ में था, इट्स नॉट योर ना, लेकिन एट द एंड आपके साथ में शादी होने के साथ में बाद में हम मान के चलते हैं पहले वाले का रिश्ता खत्म हो चुका है, पहले वाले का रिश्ता खत्म हो चुका है। एग्जैक्ट प्रोविजन है बच्चों, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, अठाने का नया नहीं है। इन्होंने भी यही बोला, इफ यू एक्वायर अ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यू हैव टू फॉलो सेक्शन नंबर 77। इसका मतलब क्या है कि आपको इनके बीच में का रिश्ता खत्म हो जाता है और आपको फिर से विद इन 30 डेज चार्ज रजिस्टर करना पड़ेगा, नहीं तो फर्दर 30 डेज, नहीं तो फर्दर 60 डेज। यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। गाइस टेल मी फास्ट, क्या आपको दोनों केसेस समझ में आए? सो सेक्शन नंबर 77 कंपनी का ड्यूटी टू रजिस्टर द चार्ज, सेक्शन नंबर 78 चार्ज होल्डर एप्लीकेशन देकर चार्ज को रजिस्टर कर सकता है। सेक्शन नंबर 79 बोलता है कि सर सेम कंडीशन ऑफ 77 अप्लाई इन 2 केसेस, इफ यू एक्वायर प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज और एनी मॉडिफिकेशन इन चार्जेस। एनीवन, एनी सिंगल प्रॉब्लम गाइस, टेल मी फास्ट, नो? चलो, सो प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 77 रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज शैल अप्लाई in the same manner, okay? So where the particular of modification of charge is registered under section 79, ROC shall issue। आप सुनना, जब आप चार्ज को रजिस्टर करते हो, when you register the charge, आप ROC को कौन सा फॉर्म देते हो रे? CHG 1 या फिर CHG 9, ठीक है? ये कब? फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। सर आरओसी आपको क्या देता है? आरओसी भी दीवाने की तरह आपको देता है CHG 2। CHG 2, CHG 2 इज व्हाट? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, कि आपका चार्ज रजिस्टर हो चुका है। लेकिन सर अगर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज करना है तो, ये तो रजिस्ट्रेशन का हुआ ना, सर मेरे को चार्ज मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के लिए सेम फॉर्म है, मतलब CHG 1 या CHG
9, यू हैव टू यूज द सेम फॉर्म। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ ना, फॉर्म के ऊपर एक ऑप्शन होता है कि आपको फॉर्म सेम फॉर्म आप क्रिएशन के लिए भर रहे हो या मॉडिफिकेशन के लिए भर रहे हो। कम टू द पॉइंट, आई विल शो यू। हम्म 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 हम्म। एक आधा डमी फॉर्म मिलेगा अपने को 100%। इंस्ट्रक्शन किट है, ये आ जाओ। अब ये तो चेंज हो चुका है, V3 पे आ चुका है। तो देखो फॉर्म नंबर CHG1, जब आप फॉर्म को क्रिएट करते हो ना, इन द वेरी बिगिनिंग दिस है वेदर दिस फॉर्म इज फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज और वेदर दिस फॉर्म इज फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। ये भी पुराना फॉर्म उठाया इन्होंने 300 डेज वाला। देखो दिस फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज के लिए इस फॉर्म को यूज कर रहे हो या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। द मोमेंट यू से मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के लिए सेम फॉर्म है, क्रिएशन, क्रिएशन के लिए सेम फॉर्म है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कि क्रिएशन के लिए भी सेम फॉर्म है, मॉडिफिकेशन के लिए भी सेम फॉर्म है। हाँ, लेकिन जब क्रिएशन ऑफ चार्ज रजिस्टर होता है तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो होता है CHG2, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज जो है ना वो आपको मिलता है CHG3 के अंदर। CHG3 के अंदर। तो सुनो, बड़ा सिंपल है। सर चार्ज को रजिस्टर करो CHG1 CHG9, सर चार्ज को मॉडिफाई करो CHG1 CHG9। चार्ज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट CHG2, चार्ज मॉडिफिकेशन सर्टिफिकेट CHG3। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ROC की तरफ से डिफरेंस है, अपने तरफ से नहीं है। ROC बोलता है क्रिएशन ऑफ चार्ज का जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा आपको CHG2 के अंदर, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिलेगा CHG3 के अंदर। आप तो सेम फाइल फॉर्म करोगे CHG1 और CHG9, चाहे वो क्रिएशन का हो चाहे वो मॉडिफिकेशन का हो। मुझे एक बार आप लोग कंफर्मेशन दिया कर दो, दे दिया करो के अंदर, आपके कमेंट बॉक्स के अंदर, सो दैट मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मतलब मेरे को भी एक अंदर से सुकून मिलता है कि हाँ जो मैं बकबक कर रहा हूँ ना ये बच्चे को कहीं ना कहीं झेपा हुआ है। अगर तुम लोग रिप्लाई नहीं करते तो मेरे को लगता है माइला समझा कि नहीं समझा, है ना, भगवान जाने। तो आप लोग मैसेज कर दिया करो, इट विल नॉट टेक मच टाइम, है ना। यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। सेक्शन नंबर 80, सेक्शन नंबर 80 क्या बोलता है? वंस चार्ज इज रजिस्टर, एक बार चार्ज क्या हो गया, रजिस्टर हो गया। किस सेक्शन के अंदर, कैसे? सेक्शन नंबर 77, है ना। सो एसेट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी और इट्स अंडरटेकिंग, है ना, जो भी चार्ज आप क्रिएट कर लेते हो कंपनी के एसेट के ऊपर, अंडरटेकिंग के ऊपर, डीम टू बी कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मतलब एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, है ना, हैव नॉलेज कि जो भी प्रॉपर्टी और एसेट है, डीम टू हैव नोटिस चार्ज ऑफ द चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आपने चार्ज रजिस्टर, जिस दिन आपने चार्ज को फाइल किया एप्लीकेशन उस दिन नहीं, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला उस दिन नहीं, जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ था ना उस दिन से लोगों को मालूम पड़ चुका है कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है। ठीक है, ये एक प्रावधान है। अगर आप लोगों को देखना ही होगा ना, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग MCA.gov.in के ऊपर। आई पिकअप एनी कंपनी, है ना, मास्टर डेटा, कंपनी के मास्टर डेटा में मैं यहाँ पे चले गया गैस। अरे यार ये तो बड़ा टेंशन वाला काम लेकर आ गए, अब ये लोग पैटर्न को फिर से चेंज किया है ना। एनीवे विल ट्राई। अब कोई भी एक कंपनी लेते थे हम लोग, क्या 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 नाम लेते बोलो जल्दी। सॉर्टिंग हट, सॉर्टिंग हट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी लिया बच्चों मैंने। ठीक है, सीन नंबर मेरे पास नहीं है, AFTING। ये बड़े पंगे करते हैं ये लोग, ये सिस्टम भी। भाई साहब हमारा एमसी का साइड काम नहीं कर रहा है, इन शॉर्ट हमारे एमसी का साइड काम नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरे जगह से देख लेते एक बार, अगर अपने पास चेक पॉइंट मिलता होगा तो।
कोई इन्होंने ऑप्शन नहीं छोड़ा है हमारे पास, ठीक है, एंड द साइट इज नॉट वर्किंग एट ऑल। एनीवे, जयराम जी के आपको मैं ये दिखा सकता था, मैंने लाइव क्लास में तो वैसे भी बताया कि सर चार्जेस का पूरा लिस्ट आता है कि किस किस से आपने कितना कितना पैसा लिया हुआ है, ठीक है। अभी मेरे पास एक कंपनी का बैलेंस शीट पड़ा हुआ है, उसके भी एक चार्ज उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। वो केस मेरे पास आया 3-4 साल हो गए, तो उस केस के बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं तुम लोगों से, है ना। आ जाते हैं सर, ये वाला समझ में आया सेक्शन नंबर 80। अब बिना देखे तुम लोग पहले 4 सेक्शन समझ में आया क्या, बोलो। सेक्शन नंबर 77 कंपनी का ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज, 78 एप्लीकेशन बाय चार्ज होल्डर की चार्ज रजिस्टर करो, 79 सेक्शन 77 अप्लाई इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज। और उसके बाद में सेक्शन नंबर 80 पब्लिक को अवेयरनेस है किस चीज के बारे में, कि प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है। दैट्स इट, समझ में आ रहा है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके खत्म हुए यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हारा कौन सा, सेक्शन नंबर, देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन सा कवर किया है। ओके, अब सिंपल है। अब ऐसा हुआ है कि समझ के चलो, आपने चार्ज तो क्रिएट किया, हाँ, चार्ज का रजिस्टर मेंटेन करोगे कि नहीं करोगे? ऑफ कोर्स चार्ज का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। चार्ज का रजिस्टर कौन मेंटेन करता है? जो मैं आपको ऑनलाइन बता रहा था, अभी साइट काम नहीं कर रही है, तो डोंट यू थिंक आरओसी भी तो मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आरओसी मेंटेन कर रहा है। सो जो चार्ज आरओसी ने मेंटेन किया, दैट इज सेक्शन नंबर 81, रजिस्टर ऑफ चार्ज टू बी केप्ट विद द आरओसी। अच्छा, इस चार्ज की पहली बात क्या है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन किसका है? आरओसी का, कि आपने रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी कंपनी, जितनी भी इंडिया में कंपनी है। सॉरी टू से, पूना के अंदर आरओसी है, मुंबई के अंदर आरओसी है, अपने अपने ज्यूरिडिक्शन के कंपनी का चार्ज का रजिस्ट्रेशन का डिटेल मेंटेन करो। इंस्पेक्शन, इसको इंस्पेक्ट कौन कर सकता है? इट इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ फीस टू एनी पर्सन। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। मैंने आपको बोला था अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना, तो यहाँ पे आप साइन अप करोगे ना, तो वो बोलता है लॉगिन आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट दिखेगा, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये दिख रहा है कि आप कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हो, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे क्लिक करो, आपने व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट क्लिक किया। अब वो बोलता है किस कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट, मैंने बोला सॉर्टिंग हैट, लेकिन इधर सच वाला ऑप्शन अभी है नहीं, ठीक है। अगेन द सेम प्रॉब्लम हम लोगों को जाएगा। फिर ये बोलता है कौन से डिटेल तुमको चाहिए कंपनी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि हम लोगों को कंपनी के चार्जेस के रजिस्ट्रेशन की डिटेल चाहिए। तो इन शॉर्ट क्या है, कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पे जाएगा www.mca.gov.in, वहाँ पे जाके व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट पे पेमेंट करेगा। कितने रुपए का? 100 रुपीज़ के बाद में उसको कहने से सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है वो अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, फॉर्म भी मिल जाएगा आपको, CHG1 CHG9 मिल जाएगा। अब इसके बाद में क्या बोला इन लोगों ने, सर ये 100 रुपये दोगे ना आप इसको कर सकते हैं इंस्पेक्ट, मतलब डाउनलोड। लेकिन जैसे आपने पेमेंट किया, ये ऐड टू कार्ड हो जाता है। तुम्हारा फ्लिपकार्ट का नहीं होता है क्या, ये कंपनी आपके कार्ट में आ जाती है, कंपनी इज इन योर कार्ट। अब आपको इंस्पेक्शन 7 डेज के अंदर लेना पड़ेगा। 7 डेज के अंदर आपको इंस्पेक्शन लेना पड़ेगा। अगर 7 दिन में आप इंस्पेक्शन नहीं लोगे तो ये कंपनी गायब हो जाएगी। मतलब आपका 100 रुपीज़ जो पेमेंट किया वो वाया गया। अच्छा ठीक है सर, ऐड टू कार्ड में मैं 7 डे में कभी भी इंस्पेक्शन ले सकता, बोले हाँ, लेकिन जिस मोमेंट में आपने इसको टच किया 3 आवर्स के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने पड़ेंगे। अगर 3 घंटे में आपके सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं हुए, फ्रेश पेमेंट, आपको फिर से फ्रेश पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब सर देख भाई, अगर मेरे घर में आया हो, 7 दिन तक समय दिया आपको, छेड़ो, 7 दिन नहीं छेड़ा, मैं चली, है ना, मैं चली। और अगर तुमने टच किया, 3 घंटे का समय है, डाउनलोड करना है कर लो, जो करना है कर लो, दैट्स इट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रूल्स है किसके? इंस्पेक्शन के। तो पहला रजिस्टर कौन मेंटेन करता है? पहला रजिस्टर मेंटेन करता है सेक्शन नंबर 81, बोलता है आरओसी खुद। दूसरा, डोंट यू थिंक कंपनी को भी तो रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा? कंपनी रजिस्टर मेंटेन करेगी सेक्शन नंबर 85 के अंदर, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के। अब ये जो कंपनी का ये है, क्या बोल सकते हैं, इसका फॉर्म है CHG7। द फॉर्म नंबर इज CHG7। CHG7 में आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा।
अभी जो रजिस्टर आपने मेंटेन किया है इसके अंदर आप क्या लिखोगे? पहली बात, आपको वो फॉर्म मेंटेन करना है जो आपने आरओसी के साथ में फाइल किया है, CHG1, CHG9, CHG, है ना। और आपको वो भी डिटेल्स रजिस्टर करनी, किसी बैंक के फेवर में तुमने चार्ज क्रिएट किया है लेकिन उसको रजिस्टर नहीं किया है ना, उसकी भी डिटेल मेंटेन करना है। ठीक है सर, ये अवेलेबल है, कौन कौन चेक कर सकता है? मेंबर प्लस क्रेडिटर आप फ्री में ले सकते हो। देखो आरओसी तक जाना है तो पैसा देना पड़ेगा, कंपनी में से लेना है फ्री में ले लो, क्रेडिटर मतलब बैंक, आप भी फ्री में ले लो, एनी अदर पर्सन आपसे कंपनी पैसा ले सकती है। अच्छा, रजिस्टर कब तक मेंटेन करोगे? परमानेंटली। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज है ना, मतलब लोन सैंक्शन डेट जो होता है रजिस्टर ऑफिस में, वो सिर्फ 8 साल के लिए प्रिजर्व करना पड़ता है। समझ में आया क्या? चार्ज का रजिस्टर परमानेंट करना है लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज 8 साल तक ही रजिस्टर करना है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, वी आर डन सेक्शन नंबर 77, 78, 79, 80, 81, 85 सॉर्टेड। बोलो यहां तक समझ में आया? एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद द चैप्टर जो बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, आगे क्या बोला इन लोगों ने? अब इसके लिए पहले एक प्रोसीजर बता देता हूं आपको, फिर आप लोग खुद ही समझ जाओगे क्या बोलना है। कि सर कंपनी है, इधर है बैंक, बैंक ने क्या दिया? बैंक ने बोले लोन दिया, किसको? कंपनी को। कंपनी ने क्या दिया? कंपनी ने अपना एसेट दिया इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया? लोन रिपे कर दिया, लोन रिपे कर दिया। तो डोंट यू थिंक आपकी जो एसेट होती है इसको भी तो फ्री करवाना पड़ेगा ना, इसको भी फ्री करवाना पड़ेगा। तो ये कैसे फ्री करोगे? तो इसके लिए कंपनी को बोला, कंपनी आप आरओसी को एक फॉर्म फाइल कर दो, आप आरओसी को एक फॉर्म फाइल कर दो, CHG4 चार्ज इज सेटिस्फाइड, चार्ज इज सेटिस्फाइड। किसको? आरओसी को। अब आरओसी को आप बोलोगे चार्ज सेटिस्फाई होगा, वो डायरेक्ट चार्ज सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो पहले बैंक को पूछेगा सच्ची में तेरे को तेरा पैसा मिला है या तेरा पैसा नहीं मिला है, और बैंक को कितना दिन का समय देगा? 14 डेज का टाइम देगा, प्लस बैंक को नोटिस देगा। अगर बैंक से नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई आया नहीं, बैंक से कोई रिप्लाई आया नहीं, तो बेटा आरओसी आपका चार्ज रजिस्टर कर देगा और आपको फॉर्म देगा CHG5 चार्ज इज सेटिस्फाइड, चार्ज इज सेटिस्फाइड। बच्चों कंसेप्ट समझ में आया क्या? कंसेप्ट समझ में आया कि चार्ज अपने लोन रिपेमेंट कर दिया, ये बात किसको बता दो? आरओसी को। आरओसी कंफर्म करेगा किससे? बैंक से, और आपको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। लेकिन आरओसी बैंक तक जाएगा ही नहीं, बैंक से पूछेगा ही नहीं। क्यों? अगर CHG4 में दोनों लोगों ने साइन किया है, मतलब कंपनी प्लस चार्ज होल्डर। अब चार्ज होल्डर खुद साइन करके भेजा है, तुम उसको अरे सच्ची में ना, अरे साइन लगा है, इट मीन्स कि उसका सहमति है, कंसेंट है। समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट बात हुआ, मैंने आपको एक केस बताया था, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने बैंक से लिया लोन। जब बैंक से आपने लोन लिया, उनको एसेट दिया इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, इस एसेट को आपने सेल कर दिया, किसको? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। तो मैंने आपको बोला ना कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक फॉर्म फिर से फाइल करना पड़ेगा, CHG1 वगैरह, सेम पूरा प्रोसीजर। अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज CHG1 फाइल करेगा, इसका ही मतलब इसका रिश्ता नाता खत्म हो गया ना। तो बैंक को पता चला कि भाई ये प्रॉपर्टी तो सेल हो गई, या आपने बैंक को नहीं बताया, आपने बैंक लोन रिपेमेंट कर दिया, लोन रिपे कर दिया, ये बात आपने बैंक को बताया नहीं, लेकिन आरओसी को कहीं से पता चल गया क्या? कि लोन तो रिपे हो गया। तो आरओसी अपने आप सुओ मोटो खुद होकर चार्ज को सेटिस्फाई कर सकता है क्या? खुद होकर भी सेटिस्फाई कर सकता है, खुद होकर भी सेटिस्फाई कर सकता है। दो तरीके बच्चों, दो तरीके। एक तो पेरेंट्स के सहमति के साथ में करो, पेरेंट्स के सहमति के साथ में तुम नहीं किया, लेकिन पेरेंट्स को पता चल गया, तो पेरेंट्स बोलते ठीक है मैं तुम्हारी शादी लगा के देता, खत्म विषय, है ना। बस यही कंसेप्ट है। पहला सेक्शन नंबर 82, कंपनी टू रिपोर्ट द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सेक्शन नंबर 88, पावर ऑफ आरओसी
टू एंटर द सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज नहीं क्या बोल सकता है, इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी। खुद ही होके चार्ज रजिस्टर कर लेना, भले ही कंपनी से कोई इंटीमेशन नहीं आया। दोनों सेक्शन के लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? सी वेरी सिंपल। पहला पॉइंट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। अच्छा, आप लोग आरओसी को बोलोगे सीएचजी 4 में चार्ज रजिस्टर हुआ कितने दिन में? अभी ये पहले कॉमन लिमिट था, सेटिस्फैक्शन के लिए भी यही लिमिट था, बट क्रिएशन में चेंज हो गया और इधर चेंज नहीं हुआ। 30 डेज के अंदर आपको फाइल करना है सीएचजी 4। सर अगर 30 डेज में नहीं किया तो एक्स्ट्रा 270 डेज, मतलब टोटल 300 डेज। 300 डेज में आरओसी आपको देगा एक्सटेंशन। सर अगर 300 दिन में भी नहीं हुआ तो गो टू हेल, नहीं, गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कंडोनेशन ऑफ डिले, कंडोनेशन ऑफ डिले, फिर वो आपकी गलती को माफ करेगा, वो आपको अलाउ कर सकता है एक्स्ट्रा टाइम। बोलने का मतलब सर क्रिएशन ऑफ चार्ज में भी एक समय था क्या? 30 डेज, हाँ, 60 डेज, हाँ, 120 डेज, हाँ। सर 120 डेज में अगर रजिस्टर नहीं हुआ, कैन वी गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट? इस चैप्टर के अंदर नहीं। 120 दिन में रजिस्टर नहीं हुआ, भूल जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर नहीं है चार्जेस चैप्टर के अंदर कि वो आपको अलाउ करे। सेक्शन 540 बोल कर दूसरा एक सेक्शन है, उधर वो अलाउ कर सकता है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर नहीं है। सो अगर चार्ज आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ है 30 डेज में, एक्सटेंशन आरओसी दे सकता है 300 डेज में। आरओसी ने एक्सटेंशन देना है 300 डेज में भी चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक्सटेंशन दे सकता है आपको बियॉन्ड 300 डेज। गाइज वी आर डन विद दिस सेक्शन एज वेल। देखो सेक्शन नंबर 82, कंपनी टू रिपोर्ट द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। पहला पॉइंट, इंटीमेशन बाय कंपनी एंड द टाइम लिमिट। कंपनी शैल गिव इंटीमेशन टू आरओसी, है ना, हु? कंपनी। हाउ? इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, फॉर्म कौन सा है? सीएचजी 4। अपॉन द पेमेंट एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ इन फुल ऑफ द चार्ज, पूरा पेमेंट आ चुका है, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। आगे, अपॉन द एप्लीकेशन आरओसी में अलाउ इंटीमेशन विद इन 300 डेज अपॉन द पेमेंट ऑफ द एडिशनल फी। एडिशनल फी देके आरओसी आपको 300 दिन तक अलाउ कर सकता है, मतलब 270 एक्स्ट्रा डेज। शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस मतलब जैसे भी चार्ज आ रहा है तो वो आप आरओसी क्या करेगा, इंटीमेशन शो कॉज नोटिस सेंड करेगा, किसको? बैंक को, है ना। बोलेगा वाई शो कॉज वाई चार्ज शुड नॉट बी रजिस्टर विद इन 14 डेज। मेरे को रीजन बता कि चार्ज क्यों रजिस्टर नहीं होना चाहिए 14 दिन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या, कि अगर इफ नो शो कॉज इन शो, बैंक ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो आपको सीधा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज मिल जाएगा सीएचजी 5 में। अगर बैंक ने कॉज बताया कि चार्ज क्यों रजिस्टर नहीं होना चाहिए, आप इंटीमेट कर दो कंपनी को। लास्ट वाला पॉइंट गाइस, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ये जो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का डॉक्यूमेंट है ना, ये आपका चार्ज सेटिस्फाई होने के बाद में भी 8 साल तक आपको क्या रखना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा। आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट, क्योंकि आपके एमसीक्यू में कहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, यू गाइज आर नॉट अवेयर, देयरफॉर आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट। ठीक है गाइज, सेक्शन नंबर 83, आरओसी खुद होके आपके चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा। कब? पावर गिवन टू आरओसी सुओमोटो टू रजिस्टर चार्ज, खुद होके चार्ज रजिस्टर कर सकता है। आरओसी हैव पावर टू मेक अ एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन। कब? उसको पता चला डेप्ट हैज बीन पेड, होल और पार्ट, तुमने पैसा पे कर दिया, एंड द फैक्ट दैट द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू चार्ज हैज बीन सीज और रिलीज। जो प्रॉपर्टी थी वो रिलीज कर दी, किसी को सेल कर दी, सीज कर दिया, आपके पास नहीं है उसका अधिकार। सो वो इंटीमेशन दे देगा किसको, कंपनी को और चार्ज होल्डर को विद इन 30 डेज। बराबर, भले उसको कंपनी से इंफॉर्मेशन नहीं मिला, वो चार्ज को रजिस्टर करवा देगा। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अब देखो मैंने बोला था सारे सेक्शन तुम्हारे लर्न हो गए, ठीक है, आ जाओ करवा दूंगा। सेक्शन नंबर 77, ड्यूटी ऑफ कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज। सेक्शन नंबर 78, चार्ज होल्डर एप्लीकेशन दे सकता है टू रजिस्टर द चार्ज। सेक्शन नंबर 79, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के लिए फॉलो करो सेक्शन नंबर 77, क्रिएशन ऑफ चार्ज। सेक्शन नंबर 80 जो क्या बोलता है आप लोगों का कि सर हमारा जो क्या बोल सकते हैं, एक बार चार्ज रजिस्टर हुआ, जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ था उस दिन सारे लोगों को पता है, ऐसा मानेंगे, डिम पब्लिक नोटिस। सेक्शन नंबर 81, आरओसी का ड्यूटी टू मेंटेन द रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज। सेक्शन नंबर 85, कंपनी का ड्यूटी टू मेंटेन द रजिस्टर ऑफ चार्ज। सेक्शन नंबर 82 हम लोग अप्लाई करेंगे किसको, बैंक अप्लाई, सॉरी कंपनी अप्लाई कर रही फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सेक्शन नंबर 83, आरओसी इटसेल्फ रजिस्टर योर चार्ज। समझ में आया बच्चों? 84, 86, 87 लेफ्ट एंड वी आर डन।
अब 80 छोटे छोटे सेक्शन है, सिंगल पेज एंड वी आर डन विद द टॉपिक। 84 इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एंड द मैनेजर। आपका है ना इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बहुत बढ़िया है ना। अब सुनो, अगर आपका चार्ज क्या हो जाता है, सामने वाले ने आपका पेमेंट में किया डिफॉल्ट, एग्जांपल लेके समझते हैं। देयर इज अ बैंक, बैंक ने दिया लोन कंपनी को, कंपनी ने किया डिफॉल्ट। बैंक एसेट को डायरेक्ट कभी सेल नहीं कर सकती क्योंकि एसेट अपने बाप की नहीं है, एसेट किसकी है, कंपनी की है। हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है कि आपका टाइटल डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब यू मस्ट बी द ओनर ऑफ गुड्स और एल्स यू शुड हैव राइट टू सेल द गुड्स। अब राइट टू सेल द गुड्स सर हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएटिंग चार्ज है, हाँ आपको जाना पड़ता है कोर्ट के पास, कोर्ट आपको यह अधिकार देता है यू हैव राइट टू सेल दी गुड्स। या फिर कोर्ट एक रिसीवर को अपॉइंट करेगा और रिसीवर को बोलेगा तू कंपनी के एसेट को सेल कर और बैंक को पे कर। तो जब भी रिसीवर अपॉइंट होता है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, ये बात भी आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। सर रिसीवर का काम हो गया, रिसीवर छोड़कर जा रहा है, ये बात भी आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। CHG 6 बोलकर फॉर्म होता है, ठीक है, सारे फॉर्म लर्न हो जाएंगे, डोंट वरी। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि सर कोर्ट तक जाने का जरूरत ही नहीं है रिसीवर को अपॉइंट करने के लिए, क्यों, कंपनी के साथ में हमने एग्रीमेंट किया था ना, एग्रीमेंट में ही लिखा था कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो हम लोग रिसीवर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो रिसीवर को अपॉइंट किया, आरओसी को बताओ, रिसीवर छोड़ के गया, आरओसी को बताओ। सेक्शन नंबर तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है 84। क्या है, इंटीमेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर मैनेजर। देखो, ऑब्टेन द ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन फॉर रिसीवर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर मैनेजर। कहां से, ये आपके पास ऑर्डर आया, सर ये ऑर्डर कहां से आया होगा, ऑफ कोर्स कोर्ट से आया होगा, ठीक है। एंड अपॉइंट रिसीवर मैनेजर कैसे अपॉइंट किया, अंडर द एनी पावर कंटेन इन द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में लिखा था। तो विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट CHG 6 फाइल करो, किसको, तुम्हारे आरओसी को। एंड रिसीवर मैनेजर अगर छोड़कर भी गया सीज, इसके लिए भी आपको सेम फॉर्म फाइल करना है विद इन 30 डेज, आरओसी को CHG 6। खत्म हो गया विषय। सर अगर हमने कॉन्ट्रावेंशन किया इस चैप्टर का, कंपनी तुझे 5 लाख तक का पेनल्टी लगेगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट तुझे 50,000 का पेनल्टी लगेगा। लेकिन तुमने चार्ज जानबूझ के क्रिएट नहीं किया, बराबर आपका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, सेक्शन नंबर 447। आगे बच्चों क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 87। सेक्शन नंबर 87 बोलता है रेक्टिफिकेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है एंड वी आर डन विद द कंप्लीट चैप्टर गाइस, है ना। अब एक काम करते हैं, बिफोर गोइंग टू फिनिश एंड द चैप्टर, सारे फॉर्म याद करो और आप लोग मुझे बताओगे बच्चों, आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। सर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का फॉर्म कौन सा है, मैं बड़ा वाला पेन ले लेता हूं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्म है वो कौन सा है, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का फॉर्म कौन सा है, फिर आरओसी आपको क्या देगा, आरओसी आपको देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। सर इसका फॉर्म कौन सा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का फॉर्म कौन सा है, और आरओसी जो हमें सर्टिफिकेट देगा अबाउट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, उसका फॉर्म कौन सा है। सर रिसीवर को अपॉइंट किया, मैनेजर को अपॉइंट किया या रिमूव किया, इसका फॉर्म कौन सा है, ठीक है। यस सर हमने रजिस्टर मेंटेन किया है, सर रजिस्टर मेंटेन किया है सर, इसका फॉर्म कौन सा है। सर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, किसके लिए, 300 दिन में चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते कि नहीं जाते, हाँ। सो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज नॉट रजिस्टर्ड विद इन 300 डेज, 300 दिन में तुम्हारा
चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ, या फिर जो चार्ज रजिस्टर हुआ था ना उसमें डिफेक्ट है, तो आपको रेक्टिफिकेशन करना है, चार्ज रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्ज करना है। जो चार्ज हमारा रजिस्टर हो चुका है भाई साहब, उसके अंदर है क्या है, डिफेक्ट है उसके अंदर। डिफेक्ट है मतलब प्रॉपर्टी ए की जगह पे प्रॉपर्टी बी का नाम लिख दिया, अमाउंट बच्चों 300 करोड़ लिखने की जगह पे 30 करोड़ लिख दिया, एक जीरो तुमने कम लिख दिया। रेक्टिफिकेशन ऑन चार्ज क्रिएटेड या फिर मॉडिफाइड, तो ऐसे केस में कौन सा फॉर्म है? अच्छा मुझे एक बाय सब लोग, बहुत ही बढ़िया, तुम लोगों ने आंसर भी दे दिए। सर आपका चार्ज क्रिएट करना है या फिर आपका चार्ज मॉडिफाई करना है, फॉर्म इज सेम, CHG1 CHG9, क्रिएशन मॉडिफिकेशन के लिए सेम है। हाँ, जो सर्टिफिकेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज मिलेगा ना वो रहेगा CHG2, और सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज रहेगा वो रहेगा CHG3 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन लोगों ने, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, सर CHG4, और सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज CHG5, अरे यार C है ना। उसके बाद में सर रिसीवर मैनेजर अपॉइंट हुआ, CHG6, सर रजिस्टर मेंटेन कर रही है कंपनी, CHG7, और अगर तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहे हो, 300 दिन कंप्लीट हो गए सर, हमको एक्स्ट्रा टाइम दो, कंडोनेशन ऑफ डिले, या फिर जो हमने चार्ज क्रिएट किए थे ना विद इन टाइम 120 डेज के अंदर, उसके अंदर आ गए सर डिफॉल्ट थोड़े से, तो उसके लिए फॉर्म है CHG8। गाइस वी आर डन विद द कंप्लीट चैप्टर, देयर इज नथिंग दैट लेफ्ट्स, है ना। सी वेरी सिंपल, यहां पर अगर आप देखो सेक्शन नंबर 87 क्या बोलता है, रिएक्शन लिखा है इन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, रेक्टिफिकेशन चाहिए था, रेक्टिफिकेशन इन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। दो बातें, अगर ओमिशन टू गिव इंटीमेशन टू आरओसी अबाउट द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज विद इन 300 डेज, या फिर ओमिशन और मिस स्टेटमेंट अबाउट एनी पर्टिकुलर, जो आपने सेक्शन नंबर 77 चाहिए था, 77 78 79 82 83, 77 क्रिएशन ऑफ चार्ज, 78 क्रिएशन ऑफ चार्ज किसके तरफ से, इसके तरफ से चार्ज होल्डर, 79 मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज और एक्वायर द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, 82 सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, या फिर 83 में आरओसी ने बोल दिया आपका चार्ज सेटिस्फाइड। अरे बोले तू मिसअंडरस्टैंडिंग में, प्रॉपर चार्ज खत्म नहीं हुआ ना, लेकिन तुम लोगों को दिया ना। अगर इसके अंदर रेक्टिफिकेशन करना है, करेक्शन करना है, सो ऑन एप्लीकेशन बाय इंटरेस्टेड पर्सन डायरेक्ट दैट टाइम गिवन इंटीमेशन शैल बी एक्सटेंडेड, तो ये आपको एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है इन सारी चीज़ों के लिए। गाइस क्या ना, से वी आर डन विद द कंप्लीट चैप्टर। नाउ ट्राई टू रिकॉल ईच एंड एवरी सेक्शन, ट्राई टू रिकॉल ईच एंड एवरी सेक्शन। आप लोग मुझे बताओगे सेक्शन नंबर 77 किसका है, सेक्शन नंबर 78 किसका है, सेक्शन नंबर 79 किसका है, सेक्शन नंबर 80 क्या है, सेक्शन नंबर 81 क्या है, सेक्शन नंबर 82 क्या है, 83 क्या है, 84 क्या है, 85 क्या है, 86 क्या है, 87 क्या है, सारे सेक्शन, सेक्शन नंबर 77, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ड्यूटी ऑफ कंपनी, अच्छा फॉर्म भी साथ में लिखो, CHG1 या फिर 9, दिन भी लिखो 30 30 60 78, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर सेम 30 60, गलत, पहले 30 में नहीं कर सकता, नेक्स्ट 30 या 60 में कर सकता है, ठीक है सर समझ में आया, क्योंकि 30 का टाइम तो कंपनी को दिया, वो कंपनी नहीं करी तो इसके पास अधिकार है ना। 79 मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, सेम सेक्शन अप्लाई, CHG1 CHG9 30 30 60। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, बच्चों क्या ये यहां तक समझ में आया है ना।
सर 81 ROC को मेंटेन करना है, रजिस्टर ऑफ चार्ज 85 सर किसको मेंटेन करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कंपनी को मेंटेन करना है, फॉर्म नंबर CHG 7 सर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज दिन बताओ 30 300 फॉर्म नंबर CHG 4 ओके और आपको जो मिलेगा वो CHG 5 सर 83 पावर ऑफ ROC टू रजिस्टर द चार्ज 84 तुम्हारा क्या रहेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एंड मैनेजर सर 86 पनिशमेंट है ना, और लास्ट में 87 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, फॉर्म नंबर CHG 8 सेटिस्फाइड अप टू 300 डेज या फिर तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, रेक्टिफिकेशन इन क्रिएशन मॉडिफिकेशन एंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज से लेके जो भी फॉर्म फाइल किया उसके अंदर। देवा रे देवा देवा बच्चों टेल मी फास्ट, कैन आई अज्यूम that each and everything is a crystal clear to you guys? Yes or no? Yes sir. शानदार तरीके से एकदम सर जबरदस्त तरीके से हुआ है, एकदम जबरदस्त तरीके से हुआ है, ठीक है। There is one more concept called fixed charge and the floating charge, not a part of your syllabus, just for sake of your knowledge. There are many things. CS के अंदर तुम देखोगे ना, it took me 2 hours to revise the charge chapter. Why? Because there is a concept called postponement of floating charge, which is not in the CA syllabus, not in the क्या बोल सकते हैं CMA syllabus. तो बोलने का मतलब there are many things which is not in your syllabus. सिर्फ sake of knowledge में बता रहा हूँ. There is a concept called fixed charge and the floating charge. What is fixed charge? Supposingly this is the property. मैंने बोला भाई ये लो, this property is reserved for you, this asset is secure. तो जब आप बोल रहे हो कि ये एसेट सिक्योर किया है मैंने लोन के अगेंस्ट में, दिस कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज. नाउ कंपनी कैन नॉट डील विद दिस प्रॉपर्टी बिकॉज द राइट ऑफ दिस प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू समवन एल्स. दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज. व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज? भाई साहब मेरे पास जितनी भी एसेट है, मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर बैंक आपका अधिकार है. अब ये जो डेटर्स क्रेडिटर्स होते हैं, मैंने बोला मेरे जो डेटर्स है ना उनसे पैसा वसूल करने का अधिकार आपका है, उनका पैसे के ऊपर आपका अधिकार है, ठीक है. तो ऐसा थोड़ी है, डेटर्स तो समय समय पे चेंज होते रहते हैं, है ना. मैंने बोला मेरे पास जितने भी मोबाइल रहेंगे ना उसके ऊपर आपका अधिकार है. आज ये मोबाइल है तो इसके ऊपर बैंक का अधिकार है. मैंने ये मोबाइल सेल कर दिया, दूसरा मोबाइल लेकर आ गया, उसके ऊपर बैंक का अधिकार है. मतलब क्या है, इट इज अ फ्लोटिंग. लेकिन कंपनी ने डिफॉल्ट किया कब, लोन रिपेमेंट में, इट बिकम फिक्स. फ्लोटिंग चार्ज बिकम फिक्स चार्ज. समझ में आ रहा है क्या? नाउ कंपनी यू कैन नॉट डील विद दिस प्रॉपर्टी, but when there is a floating charge company can deal with the property, समझ में आ रहा है क्या? So fixed charge is a specific property के ऊपर a certain identified company can deal with the property with the consent of the charge holder, है ना. चार्ज होल्डर का इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, लैंड बिल्डिंग वगैरह ऐसे वाले केसेस में. फ्लोटिंग चार्ज प्रॉपर्टी विच इज चार्ज एट द टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइड. मैंने बोला यार डेटर्स के ऊपर आपका अधिकार, लेकिन किस डेटर के ऊपर नहीं बताया. कंपनी फ्री टू डील विद सच प्रॉपर्टी, इवन कंपनी कैन सेल दैट प्रॉपर्टी एज वेल, है ना, अनलेस इट इज क्रिस्टलाइज मतलब कंपनी ने डिफॉल्ट किया, फ्लोटिंग चार्ज बिकम फिक्स चार्ज, है ना. तो सर फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट कब होता है? ये CS वाले नोट बता रहा हूं मैं आपको. कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो भाई फ्लोटिंग चार्ज बिकम फिक्स चार्ज. सीज टू कैरी ऑन द बिजनेस, कंपनी का बिजनेस बंद हो चुका है, भाई धोखा है, तेरा पैसा तेरे को वसूल नहीं आएगा, पकड़े जो क्या बोले एडे ले ले जो एसेट है कंपनी के. क्रेडिटर स्टेप टू इन्फोर्स, मतलब भाई तूने मेरे पेमेंट में डिफॉल्ट किया है, चल बैंक के पास और मेरे को मेरा प्रॉपर्टी चाहिए वापस. लास्ट वाला कुछ इवेंट, मैंने बोला था यार मेरे जो डेटर्स है ना उसका वैल्यू, या मेरा जो स्टॉक इन ट्रेड है ना उसका वैल्यू कभी 50 लाख के नीचे नहीं जाएगा. तो मैं कभी सेल करता, कभी परचेस करता, सेल परचेस, एक आधे दिन उसका वैल्यू कम हो गया, 50 लाख से कम हो गया, बैंक बोलेगी तूने वो इवेंट तोड़ा जो मैंने एग्रीमेंट में लिखा था, नाउ चार्ज बिकम क्रिस्टलाइज. तो फ्लोटिंग चार्ज गेट कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड चार्ज. दिस इज कॉल्ड व्हेन योर फ्लोटिंग चार्ज गेट कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड चार्ज, दिस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज. बोलो
क्रिस्टल क्लियर सर। गाइज इफ यू सी, तो मैं आपको बता दूं, वी आर लेफ्ट विथ ओनली 3 टॉपिक्स। कंपनी लॉ का अपना पूरा डिटेल रिवीजन हो गया है, जिसको हम लोग 40-50 दिन लेते हैं, हार्डली 5-6 लेक्चर के अंदर। मतलब सर वी आर डन विथ द कौन सा डिपॉजिट चैप्टर, वी आर डन विद द चार्जेस वाला चैप्टर, वी आर डन विद द शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। समझ में आ रहा है? इसके अलावा अगर मैं बोलूँ वी आर डन विद द डायरेक्टर का चैप्टर। सर व्हाट इज लेफ्ट? जनरल मीटिंग इज लेफ्ट। अच्छा, प्रोस्पेक्टस इज ऑल्सो डन, तो प्रोस्पेक्टस इज डन, तो क्या बाकी है? जनरल मीटिंग पेंडिंग है, टाइप्स ऑफ कंपनी पेंडिंग है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पेंडिंग है। 3 लेक्चर मैंने और ले लिए, आपका कंपनी लॉ 40 मार्क का खत्म हो जाता है। और जैसे ही फिर बच्चों आपका कंपनी लॉ 40 मार्क का खत्म हो जा रहा है, आई विल टेक 3-4 लेक्चर मोर इन ऑर्डर टू एड्रेस हाउ टू राइट द आंसर्स, बिकॉज कंपनी एक्ट इज टेक्निकल। अगर इसके आंसर आप अच्छे से लिख पाए, रेस्ट ऑफ द टॉपिक के तुम लिख लोगे। अच्छा, सेकंड चीज, आप लोगों का जो इंडस्ट्रियल लॉ है, मार्क माय वर्ड, मेरा बेस्ट मास्टरपीस जिसको बोलते हैं ना, इट वॉज योर बैच। तुम्हारे बैच में मैंने इतने जबरदस्त तरीके से मेहनत किया है, मैंने बहुत भयंकर लेवल पे मेहनत किया इंडस्ट्रियल लॉ पे, एंड आई कंप्लीटेड द इंटायर इंडस्ट्रियल लॉ इन द स्पैन ऑफ 11 आवर्स। 11 आवर्स रेगुलर लेक्चर आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां से आप इंडस्ट्रियल लॉ को 6 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज कर सकते हो 2x में लगा के। बट मुझे नहीं लगता है कि आपको 2x में भी लगाने की जरूरत है, बिकॉज आप देखोगे ना उस नोट्स को तो आपको समझ में आएगा यार, आई नो एवरीथिंग। अभी मुझे एक बात बताओ, तुमको ऐसा देखने के बाद में तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा ना यार, ये काय के बारे में बात कर रहा है, कि भाई इस्टेब्लिशमेंट उसके डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को एक माना जाता है, लेकिन कब नहीं माना जाएगा? जब ब्रांच एंड बैंक अकाउंट अलग होगा। याद आ रहा है तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा? अच्छा सर, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है सर, है ना? सेट ऑन सेट ऑफ, सेट ऑन सेट ऑफ के एग्जाम्पल दिए थे अपन ने रियल लाइफ वाले। ठीक है, उसके बाद में अगर मतलब इफ यू जस्ट सी मिनिमम बोनस, मैक्सिमम बोनस, अलोकेबल सरप्लस मोर देन, और क्या बोल सकते तुम्हारा बोनस पेएबल, पे द मैक्सिमम बोनस, सारे एग्जाम्पल मैंने करवाए थे। छोड़ो यहाँ पे ये सारी बातें कोड ऑन वेजेस की। ठीक है, इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको बना के दिया। प्रोविडेंट फंड एक्ट, गाइस प्रोविडेंट फंड के एम्प्लॉयज के डेफिनेशन में कौन आता है? मिनिमम कितना मिलेगा, सॉरी ये बोनस का है, मिनिमम बोनस कितना मिलेगा, मैक्सिमम बोनस कितना मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, कब, ये सारी चीजें आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो इसको देखोगे यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट। ग्रेच्युटी एक्ट, गाइस ग्रेच्युटी एक्ट में तुम लोगों को याद है, तुम्हारे पास फैमिली है, फॉर्म नंबर F है ना, तुम अपना डेथ हुआ, अबे इधर क्या आया, जा जा, फॉर्म नंबर J, है ना? शादी हुई, यू अक्वायर द फैमिली, फॉर्म नंबर G। ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट विथ अ लॉजिक आर क्लियर इन द क्लास। तो बोलने का मतलब क्या है, आपको तो लेक्चर भी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ आप देख सकते हो, बट मार्क माय वर्ड, एक बार लेक्चर देखना, उससे बाद में फिर से लेक्चर मत देखना। ट्राई टू पुट सम फेथ, और क्या बोल सकते हैं, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड योर टीचर। मेरे को ना एक बात बहुत अच्छी लगी, तुम्हें पता है क्या? मैं ना जिस चीज़ से परेशान था, परेशान मतलब मेरे को ऐसा होता था कि यार आजकल के बच्चे ना बेकार भटक रहे इधर उधर इधर उधर। तो एक बात मैंने देखा, जो अपने क्लास के बच्चे हैं, अब मैं बात करूंगा तुमको 3 फेजेस की, 3 फेजेस। ये है SDB, मतलब हमारे समय का बात बता रहा हूं, जब मैंने 2012 से लेके 2017 तक ये मेरा एजुकेशन पीरियड रहा, CS कोर्स का पंचवर्षीय बंदा हूं मैं, है ना? मेरे को बहुत ज़्यादा समय लग गया। फाउंडेशन मेरा 2012 में क्लियर हो गया, फिर मेरा 2013 में एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया, और भाई साहब फाइनल में मेरे को बहुत सारे गचके दिए है ना, तो अपन CS बने। लेकिन इस समय में क्या था ना, यूट्यूब नाम की चीज़ इतनी फेमस नहीं थी। मतलब यूट्यूब पे मैं सिर्फ संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो देखता था, क्योंकि हमको ये बात पता ही नहीं थी कि यूट्यूब पे लेक्चर भी आते हैं। इतना बेकार समय था वो, है ना? तो लेक्चर वाला जमाना नहीं था वो। ठीक है, अगर कोई टीचर डालता तो हमको लगता था बाप रे बाप क्या एडवांस लेवल का है। फिर फेज आता है यूट्यूब का 2019 ऑनवर्ड, जैसे मैंने भी मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, है ना? अब ये जो बच्चा था ना, वो तब भी इतना नहीं भटका। फिर आया कोविड,
कोविड-19 में बच्चा हो गया रिकामा। रिकामा मतलब हे मामा थे मामा, वो सब दूर मुंह मार रहा है, हर जगह पे जा रहा है, और सही बात है। इसकी वजह से एक बहुत अच्छी बात हुई, क्या, जो टीचर लोग थे ना, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया बहुत ज्यादा। लेकिन आप देखना बच्चे का रिजल्ट बहुत डाउन हो गया। क्यों? बिकॉज आपके दिमाग में एक इमेज छप ही नहीं पा रही है। अब जो बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ है, उसके दिमाग में ये सारी डायग्राम सेट है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको पता है डायग्राम किस नोट्स के किस पार्ट से किधर से आया हुआ है। इफ यू आर वॉचिंग द मल्टीपल एजुकेटर, इसलिए दिस अ पर्सन कॉल्ड, क्या नाम था उन लोग उनका, ब्रूस ली। उसने बहुत भारी बात बोला। उसने क्या बोला, आई एम नॉट फियर ऑफ द पर्सन हु प्रैक्टिस 10,000 किक्स। जिसको 10,000 किक पता है, जिसने 10,000 किक का प्रैक्टिस किया है ना, मेरे को घंटा उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को उससे कोई डर नहीं लगता। आई अफ्रेड ऑफ दोज पर्सन हु प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम। मतलब जिसने एक ही किक को मल्टीपल टाइम क्या किया, प्रैक्टिस किया। तो बच्चे का ये नहीं हो रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू गेन नॉलेज फ्रॉम एवरीवेयर, बट जब वो नॉलेज गेन करने के लिए जा रहा था, ही फॉरगेट दैट कि वो अलग अलग लोगों के पास क्यों जा रहा था, नॉलेज गेन करने के लिए। ही स्टार्टेड कंपेयरिंग एंड नो वन इज सेम। गाइस, कोई सिमिलर नहीं होता है। किसी का कुछ प्लस पॉइंट होता है तो किसी का कुछ माइनस होता है। जो इसका प्लस है शायद इसका माइनस हो, जो इसका प्लस है शायद इसका माइनस हो। हर व्यक्ति अलग है, हर किसी के पास 10 बातें बताने के लिए ज्यादा है और 10 बातें बताने के लिए कम है। स्टूडेंट फॉरगेट कि यार वो टीचर के पास सीखने के लिए जा रहे हैं। ही स्टार्टेड कंपेयरिंग वन टीचर विथ अनदर टीचर एंड द रिजल्ट स्टार्टेड फॉलिंग। क्योंकि तुम अननेसेसरी चीजों में अपने दिमाग को दौड़ा रहे हो। ठीक है, अभी मेरे पास हाथ में रिसेंटली क्या हुआ कि जो अपने स्टूडेंट है ना, अब मैं रिवीजन लेक्चर लेता हूं तो वो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, देखते हैं, तकलीफ वाला काम नहीं है। मैंने बच्चों को बोला कि यार ये एक एक्ट जो है, तुम लोग मेरा वीडियो देख लो। और वो दोनों बच्चे अभी अभी क्लास के अंदर ही है, नाम भी ले लूं मैं, हिमांगी, रूपाली, ठीक है ना। मैंने बोला ये वाला तुम लोग मेरा एक लेक्चर देख लो। क्या बोले उन्होंने, नहीं ना सर, ये देखने को मत लगाओ, आप पढ़ा दो एक बार का। मतलब इन लोगों के जो आदतें लगी थी ना बच्चों को कि वी आर डिपेंड अपॉन द लेक्चर्स ओनली, ठीक है ना, ये टूट चुका है। सर लाइव पढ़ा रहे हो ना, समझ में आ रहा है हम लोगों को। और अब है ना, अगर वो ये वाले लेक्चर लाइव नहीं, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देख पा रहे, इससे मेरे को एक बात समझ में आती है क्या, कि गाइज यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम इन द वॉचिंग द लेक्चर्स, यू आर प्रीफरिंग टू स्टडी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सेल्फ स्टडी। तुम लोग उस कैटेगरी में आ रहे हो। बच्चा इस कैटेगरी से टूट चुका था कोविड के बीच में। बच्चा क्या कर रहा है, सी वेरी सिंपल, सबसे सियाप्पा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसको बोलते ना, ये क्या है कि कल तुम्हारा पेपर है, टुमारो इज योर पेपर एंड यू आर अटेंडिंग अ मैराथन लेक्चर डे बिफोर एग्जाम। इट शो दैट यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। इट इज अ साइन ऑफ अ पर्सन जो क्या बोल सकते हैं, खुद में विश्वास नहीं कर पाता है, जिसका सेल्फ स्टीम मरा हुआ है, ठीक है ना। तो तुम लोग एक दिन पहले बैठ के, तुम्हारे पास इतना समय नहीं होता है। किसने देखना चाहिए लेक्चर मैराथन का कि भाई जिसका एक पेपर खराब हो गया और खुद के सेल्फ स्टडीज से खुद के माइंडसेट को कवर कर ही नहीं पा रहा है, ही इज नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, और कल वाले पेपर उसका खराब हो जाएगा कि अगर वो उसी के बारे में सोचते बैठेगा। देन यू आर वॉचिंग द मैराथन लेक्चर ऑफ समवन एल्स हु इज टेकिंग। मैं टीचर को गलत नहीं बोल रहा हूँ, टीचर तो अपना काम अच्छे तरीके से निभा रहा है। उसको लग रहा है कोई बच्चे का पेपर अच्छा नहीं गया, कोई बच्चा उसके पूरे तरीके से कवर नहीं कर पा रहा है, मैं कवर करके देता हूँ। लेकिन बेटा वो टीचर रिवाइज कर रहा है, आप थोड़ी रिवाइज कर रहे हो। आप सिर्फ सुन रहे हो, सुनने से कुछ नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है, जगह जगह पे शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं। जब आप इस सब करोगे तभी तो जाके एग्जाम में रिप्रोड्यूस करोगे। मेरा एक आदत है, मैं आपको अभी भी बता दूं ना, देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स मैंने सिर्फ लिख लिख के भरी है। अभी बताता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन गाइस। ये मेरे मम्मी ने निकाली थी,
कि बोले कौन सी फेंकनी, मैंने बोला सब फेंकनी है। वेरी सिंपल। ये सारे नोट्स, सारे के सारे नोट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये कोई भी नया नोट्स नहीं है, ये सारे नोट्स भरे पड़े हुए हैं, है ना। अब अगर आप देखो भी ना तो आपको सब दूर मेरे चार्ट दिखेंगे, एवरीवेयर यू विल फाइंड माई चार्ट्स। और मेरी मम्मी ने बोला इसमें से क्या रखना है, मैंने बोला सब फेंकना है। क्यों? मेरे को मालूम है सब मेरे इधर है ना। मैं क्या करता है, अच्छा ये मेरे लिखे हुए बुक है, टेक्स्ट बुक मेरे अलग से, मतलब जो बुक होते हैं ना वो अलग है। तो इसका क्या होता है, मैंने बोला यार मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना आई राइट। मैं कल एग्जाम होता था ना, आज भी मैं लिखते बैठता था, पढ़ते पढ़ते साइड में मेरा हाथ चलता था समरी के लिए, मतलब मेरे को वो आदत है लिखने का। बच्चे को तुम लोग कल एग्जाम है, आज मैराथन लेक्चर देख रहे हो, तो क्या सेंस बन रहा है तुम लोगों का? यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, समवन एल्स इज वर्किंग ऑन यू, यू विल नॉट गेट अ बेटर रिजल्ट। ठीक है। और ये सिर्फ कंपनी लॉ की बुक बता रहा हूँ इसमें तुमको, है ना मेरी। इसमें जैसे सेक्शन नंबर 205 तक, कंपनी एक्ट का सेक्शन नंबर 205 कम से कम 5 बार लिख के निकाला है मैंने। सेक्शन नंबर 1 से लेके जितने भी इंपॉर्टेंट सारे सेक्शन है 5 बार मिनिमम, आई एम टेलिंग यू, इट माइट गोज अप टू 10 और 20 टाइम्स। समझ में आ रहा है बोलने का मतलब क्या है? फोकस ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, एंड दैट्स द गुड थिंग, है ना, कि बच्चों का अब वो इंटरेस्ट खत्म हो रहा है क्या, rather than watching the lectures हम लोग सेल्फ स्टडी, एटलीस्ट अपने क्लास के बच्चे ये कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। और तुम मानो या ना मानो, आई पर्सनली फील कि तुम्हारे इस नेचर के अंदर कहीं ना कहीं, नॉट 99% बट एटलीस्ट 1% कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा है। आई डू बिलीव इट। मैं इस चीज़ को बहुत मानता हूँ। द रीज़न, जितना टीचर आपको दिखता है कि आपके लिए वो मेहनत करता है ना, उतना ही बच्चा खुद के लिए खुद मेहनत करेगा। क्योंकि बच्चे को भी शर्म आती है ना, यार इस व्यक्ति का एग्जाम नहीं है, ये इतनी मेहनत कर सकता है, एग्जाम तो मेरा है ना, व्हाई नॉट मी। सो द बॉल इज इन योर बाउल, यू डिसाइड। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा बच्चों का कि सर वीडियो लेक्चर देखने को मत बोलो, पढ़ा दो प्लीज, पढ़ा दो, एक टॉपिक है ना वो पढ़ा दो, हमारा नहीं हुआ इतना अच्छे से, ठीक है, दैट्स इट, डन। जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर का भी दिया था, मेरा 2 घंटे का वीडियो है, तो बच्चे बोलते हैं यार सर आप ही बता दो एक बार लाइव क्लास में आके कैसे लिखने का, दैट्स इट, गुड, है ना। तो अपन लोग बिल्कुल ये करेंगे। अच्छा जितने भी बच्चे लास्ट तक अवेलेबल है, वेदर यू आर एग्री विथ माई पॉइंट और नॉट, है ना, डू मैसेज। और थैंक यू सो मच गाइस, जितने बच्चे हैं अवेलेबल, एक बार सभी लोगों को मेरा सलाम, और सब लोग प्रेजेंट ही लगाओ। लेट्स सी कौन कौन है। चलो रो, थैंक यू सर। हिमांगी इज देयर, रूपाली इज देयर, इन दोनों का नाम लिया, इन दोनों का तो नाम आना, मतलब मैसेज आना बनता ही था। साक्षी इज देयर। अच्छा चलो, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गाने सुनते सुनते